हेलो दोस्तों, मैं आशीष यादव स्वागत करता हूँ आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 का साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपकी मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। यानी एक तरह से बोला जाए तो फाइनल एग्जाम का यह रिवीजन वीडियो है, एक तरह से रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी लाया गया प्रश्न, इसमें से 8 से 10 प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछने की संभावना बनती है। यानी जो प्रश्न लाया गया है, इस टाइप का प्रश्न आपको हमेशा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिना मिस किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सही प्रश्नों का आंसर याद रखिएगा। एक एक प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रतिदिन जो भी क्लास चलता है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाता है। अगर पीडीएफ अगर टेलीग्राम में नहीं जाता है तो आपको 5 स्टार स्टडी पे भी मिल जाएगा। जाके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा www.5starstudy.com। यहाँ पे भी बहुत सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आपके इस वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। तो यहाँ से भी जाके आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप क्लास 10 का प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यानी लाइव टेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि ऑल ओवर बिहार से यहाँ पे स्टूडेंट प्रतिदिन 400 से 500 स्टूडेंट यहाँ पे प्रतिदिन टेस्ट में भाग लेते हैं। तो आप सभी लोग भी आइए और टेस्ट दीजिए, टेस्ट में भाग लीजिए, ताकि आपका जो तैयारी का जो लेवल है वो पता चल सके कि अभी तक आप किस तरह का तैयारी आपका हुआ है, या फिर अभी तक कैसा तैयारी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो एक बार टेस्ट में जरूर सभी लोग भाग ले। टेस्ट देने से आप लोग डरिए नहीं। यहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं कि कम नंबर आएगा तो डांटा जाएगा। आप दीजिए टेस्ट, आप ही को पता चलेगा और सिर्फ हम देखेंगे। इसलिए टेस्ट में ज़रूर हिस्सा लें, सभी लोग टेस्ट में आए। यहाँ पे प्रतिदिन आपको टेस्ट चलती है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के नीचे जाइएगा लास्ट में तो आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पे पहली बार आ जाए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। यानी अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो कौन सा दृष्टि दोष होएगा। ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दूरदर्शिता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ यानी कहने का मतलब है कि नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी हम लोग को बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो हम लोग को कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होएगा। तो आप यहाँ पे समझिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे? क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जो होती है वो उसका प्रतिबिंब जो होता है, प्रकाश की किरण का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पार बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि अनंत से जो प्रकाश की किरण आती है, वह प्रकाश की किरण का प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन रेटिना से पार बनता है, यानी उससे ज़्यादा अधिक जाके बन रहा है, जिसके कारण फोकस दूरी हम लोग को बढ़ रहा है। और जब रेटिना से पार बनेगा तो आप समझ ही सकते हैं कि हम लोग दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। यानी कौन सा दोष होगा? दृष्टि दोष होगा तो दूर दृष्टि दोष होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो दृष्टि दोष समझ ही सकते हैं कि इसमें अगला जो प्रश्न आज का है वह है, करा नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है किसी नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब? ऑप्शन ए है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, ऑप्शन बी है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन सी है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन डी है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। यानी किसी भी नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब बनेगा तो वह वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा।
करा जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। यानी साफ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि उसको हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दूर की वस्तु को साफ साफ देखती है लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखती है, इसलिए हम इसे दूरदृष्टि दोष कहेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे VVI लगा लीजिएगा। पूछा गया प्रश्न है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग का जो वर्ण होता है यानी रंग जो होता है सबसे अधिक किसका विचलित होता है? नीला का या लाल का या बैगनी का या नीला और लाल दोनों का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आप याद रखिएगा, जब भी कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त होती है, यानी 7 रंग में बट जाती है, जो कि आप नाम भी जानते होंगे VIBGYOR। यानी ये शॉर्ट नेम है, यहाँ से आप ट्रिक के अनुसार याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कहा गया प्रश्न दोस्तों, 2 प्रश्न आपको यहाँ पे 3 प्रश्न बनेंगे जो कि हमेशा यहाँ से बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं। करा श्वेत प्रकाश, देखिए हम यहाँ पे आपको ट्रिक के अनुसार बताएंगे, आसानी से कभी नहीं भूलिएगा। करा श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब सबसे अधिक किसका विचलित होगा? तो यहाँ पे ये नाम आपको याद रखना है। विचलित अगर पूछ दिया सबसे अधिक, तो यहाँ पे समझिएगा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य अगर बात किया जाए तो रेड की होती है, यानी R मतलब कह रहा है कि लाल, ठीक है। तो रेड का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, यहाँ से पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और भी मैंने कहने का मतलब है कि बैगनी जो होता है इसका सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य, सबसे कम जो होता है वो बैगनी का होता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ दिया, ये भी पूछा गया प्रश्न है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, सबसे कम किसका होता है। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा है दोस्तों कि सबसे अधिक विचलित कौन होगा? तो जो सबसे कम विचलित होगा वही आपके जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा वह जो होता है सबसे अधिक विचलित होता है, यानी अपोजिट होता है। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा, जो सबसे ज़्यादा विचलित अगर पूछ दिया जाए तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसको सबसे ज़्यादा विचलित होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न आज का है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे समझिएगा। कह रहा है अर्धचालक नहीं है लगा दिया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होके बहुत सारे स्टूडेंट लोग यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मार देंगे, लेकिन नहीं कह दिया, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला जो प्रश्न है यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। साइंस में आपके मात्रक हमेशा पूछे जाएंगे प्रश्न, 2 से 3 क्वेश्चन आपके मात्रक से रहेंगे जो कि हमेशा आपके पूछे जाते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो जो भी मात्रक है सभी का मात्रक आप याद कर लीजिएगा। हम सभी मात्रक जो भी है और फार्मूला, साथ में फार्मूला सभी हम भेज दिए हैं टेलीग्राम में, आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको उपलब्ध है। तो कह रहा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। अब ऐसा नहीं कि विद्युत लगा दिया तो प्रतिरोध नहीं है, यानी प्रतिरोध का डायरेक्ट आप याद रखते हैं प्रतिरोध का मात्रक। तब विद्युत प्रतिरोध कर दिया तो ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज खा जाएगा। तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ओम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है विद्युत शक्ति का मात्रक। विद्युत शक्ति का मात्रक आपसे पूछा है। देखिए यहाँ पे सभी में विद्युत लगा रहा है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है वाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल है, पूछा गया प्रश्न है
इसे आप VVI लगा लीजिएगा। हमेशा इस प्रश्न यहाँ से आपके जो भी 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, दोनों क्वेश्चन आपके 2 में से 1 क्वेश्चन हमेशा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो समझिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। कह रहा है 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ से समतुल्य प्रतिरोध का दिया, श्रेणी क्रम में ऐड कर रहा। अगर समांतर क्रम में पूछ देता तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता। यानी यहाँ से हमेशा आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे श्रेणी क्रम हो या फिर समांतर क्रम हो, दोनों में आपके पूछे जाते हैं प्रश्न। आप यहाँ से जो भी कन्फ्यूजन हो दूर रखिएगा, आपके हमेशा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में निकालने के लिए आप फार्मूला पढ़े होंगे, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट जितना रहेगा। लेकिन यहाँ पे 2 प्रतिरोध दिया गया है तो 2 ही प्रतिरोध को लेंगे, यानी R1 प्लस R2 हम लोग लेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे R1 प्लस R2 यानी 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट जो हमारे निकल के आएंगे वो 30 ओम निकल के आएंगे। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओम को देखिए यहाँ पे OHM लिखा है, तो ऐसा नहीं कि ये ओम नहीं है, आपको यूनिट जो होता है वो आपको किसी प्रकार से कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को दे देता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, ओम जो है सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। यानी नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, इस प्रश्न को हम बताए हैं। ऑप्शन ए है लोहे का छड़, ऑप्शन बी है स्टील का छड़, ऑप्शन सी है कैडमियम का छड़, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम का छड़। तो यहाँ पे समझिएगा, कारण नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित, यानी जब नाभिकीय विखंडन होता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए एक तो रहता है कैडमियम, जो कि आप जानते ही हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कैडमियम का छड़। लेकिन यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको एक ऑप्शन और बनता है जो कि बोरॉन रहता है। यानी कैडमियम और बोरॉन दोनों रहता है, कैडमियम का भी रहता है और बोरॉन का, दोनों का नियंत्रक छड़ों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप दोनों याद रखिएगा, एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, एक नहीं दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है। आप जानते हैं कि किसी भी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा जो होती है वो 200 मेगावाट होता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न कह रहा है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताया गया प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, पूछने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो याद रखिएगा, कहा जा रहा है कि विद्युत फ्यूज जो होती है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए कह रहा उसमें, ऑप्शन बी कह रहा है चुंबकीय, ऑप्शन सी है रासायनिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसमें विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी प्रभाव पे कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का विभव होता है। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे VVI के VVI लगा सकते हैं, VVI के भी स्क्वायर आप इसे लगा सकते हैं। कम से कम तो 3 से 4 बार पूछा है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं नहीं सकते हैं कि ये कितना बार पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा कंफ्यूज स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं। तो पृथ्वी का विभव जो होता है वो ऑप्शन ए दिया गया है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य और अनंत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी का विभव जो होता है वो शून्य माना जाता है। हमेशा यहाँ पे कंफ्यूज करके सभी लोग अनंत मार देते हैं, जो कि गलत ऑप्शन हो जाता है। इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, शून्य होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, यानी डायनेमो जो होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी बदलता है। ऑप्शन ए यहाँ पे पढ़ा जाए, करा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बिल्कुल राइट आंसर यही तो होगा। डायनेमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से
आपको 6 गो ऑब्जेक्टिव बनता है, 6 गो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। देखिए अभी जो क्लास हो रहा है, अभी जो भी क्लास लिया जा रहा है वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं। यानी एक तरह से बोला जाए तो जो प्रश्न बता रहा है यहाँ से आपको 90% चांस बनती है कि जो आपसे आज कल से क्लास लिया जा रहा है, परसों से, इसी में से प्रश्न आपके आएंगे। अगर ये देख लेते हैं शुरू से अंत तक, आप शुरू से कभी नहीं पढ़े हैं फिर भी एक चैलेंज के साथ कहते हैं कि शायद 300 प्लस तो कोई नहीं रोकेगा। यानी कभी नहीं भी पढ़े हैं, सब्जेक्टिव की अगर बात आती है तो सब्जेक्टिव अभी नहीं स्टार्ट किए हैं। सब्जेक्टिव का हम ट्रिक बताएंगे कि बिहार बोर्ड में कैसे लिखेंगे, किस प्रश्न को किस ढंग से लिखेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो कैसे लिखेंगे, ताकि हमको नंबर जो है सटीक मिल सके। वो हम आपको लास्ट में बात करेंगे जब एग्ज़ाम नज़दीक और नज़दीक आ जाएगी तब। अभी जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव पे कमांड करिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं फिर आपको नंबर कोई रोक ही नहीं सकता है, शायद 400 प्लस। 400 प्लस जानते हैं कि पिछला बार जो पाई क्लासेस का रिकॉर्ड है वो 459 नंबर रही है। ये आपको रिकॉर्ड को तोड़ना है, जैसे भी आप तोड़िए ये रिकॉर्ड टूटना चाहिए। ये आप लोग पे भरोसा किए हुए हैं हम लोग, यानी इसी को लेके हम लोग चल रहे हैं कि इसको जिस प्रकार से जितना मेहनत करने पड़े आप लोग को इसको तोड़ना है रिकॉर्ड को। नया रिकॉर्ड आप लोग बनाइए ताकि नया जो बैनर रहे उसमें आप सभी का नाम रहे, आप सभी का फोटो रहे, ठीक है। तो आप सभी लोग आज से ही लग जाइए, जितना मेहनत करेगा उतना अच्छा मार्क्स आएगा। तो इसका आंसर देखिएगा, कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में दोस्तों याद रखिएगा परिमाण और दिशा दोनों होती है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है माइकल फैराडे थे। माइकल फैराडे जो थे वह एक प्रसिद्ध क्या थे? खगोल शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे, रसायन शास्त्री थे, भूवैज्ञानिक थे। तो आप जानते हैं कि माइकल फैराडे की जो नाम आती है वो फिजिक्स में आती है, यानी भौतिकी शास्त्री थे। क्या थे? तो भौतिकी शास्त्री इनको माना जाता है माइकल फैराडे को। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आज का है, कहा जा रहा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर। यहाँ पे समझिएगा, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों, ठीक, सभी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। कहा जा रहा है चुंबकियों के सजातीय ध्रुवों। सजातीय माने कहने का मतलब है कि आप लड़का हैं, एक और लड़का है, या फिर आप देखिएगा आप इसको कह सकते हैं प्लस प्लस। अगर ये दोनों की अगर बात किया जाए तो हमेशा प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण कहने का मतलब कि एक दोनों में हमेशा विपरीत होता है, विवाद रहता है। देखिएगा लड़की को, यानी हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है, ये इसको से जलेगी या ये इसको से जलेगी। इसी प्रकार से यानी दोनों एक कैटेगरी की अगर है तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर प्लस और माइनस होता तो हमेशा आकर्षण होता है, जो कि पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, आप याद रखिएगा। अगर लड़का और लड़की है तो आकर्षण होगा, अगर लड़की एवं लड़की है या फिर लड़का एवं लड़का है, बॉयज है, तो प्रतिकर्षण होएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है, कह रहा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? बताया गया प्रश्न। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है अवतल, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। यहाँ पे सभी देख रहे होंगे तीनों दर्पण है, लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस का दिया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। ऑप्शन डी तो ऐसा ही छट रहा है। मोटर कार में हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है वो कैसा होता है? यानी उत्तल लेंस होता है या अवतल लेंस होता है या उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
उत्तल लेंस के व्यवहार के जैसा होता है, यानी उत्तल लेंस के जैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। कहने का मतलब है कि प्राचीन काल में यानी पहले जो था ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक समान स्रोत क्या था? घास, लकड़ी, पवन, बहता जल। घास तो यहाँ पे ऐसे ही कट रहा है, यानी कहने का मतलब है कि पुराने युग में ऊष्मीय ऊर्जा, कहने का मतलब है तो ऊष्मीय ऊर्जा यहाँ पे देखिएगा घास तो होगा नहीं, पवन तो पवन से तो ऊष्मीय ऊर्जा होगा नहीं, बहता जल ये भी नहीं होगा, यानी ऊष्मीय ऊर्जा कहने का मतलब है साफ यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार लग रहा है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सभी का रिप्लाई किया जाएगा। अगला प्रश्न आज का है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। पूछा गया प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न हमेशा पूछे जाएंगे कि यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है, तो याद रखिएगा सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट करेंगे। हम देखना चाहते हैं किनको किनको याद है, कौन कौन घर पे मेहनत करते हैं। बताया गया प्रश्न मेरे द्वारा, या फिर जो नहीं जानते हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं, उनको बताया जाएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? ऑप्शन ए है नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर कि कमेंट सेक्शन में कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और आज का सेशन यहीं तक रखते हैं क्योंकि 20 ही क्वेश्चन लाया गया था। आप लोग सभी लोग बताएंगे कि 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, यानी कितना प्रश्न आपको याद था पहले से। सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कितना प्रश्न आपको याद था, कितना आपको सही हुआ। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। पीडीएफ की बात किया जाए तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट पे जाके, या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन होइएगा। जो भी नोटिफिकेशन होता है बिहार बोर्ड से रिलेटेड आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।